ओके, सो लेट्स सी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखो, इन ईयर 2000 में एक कमेटी सेटअप की गई जिसका नाम था सिंघवी कमेटी। आई बात समझ में? सिंघवी कमेटी एंड इट वाज हेडेड बाय एल.एम. सिंघवी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कमेटी सेटअप की इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन सम रूल्स फॉर द इंडियन डायस्पोरा। देखो, इंडिया के लोग हैं, कई लोग हैं जो एक्चुअली इंडियन ओरिजिन के हैं और जो है वो कहाँ रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा, देखिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, ऋषि स्वांग करके नाम है ना, आई बात समझ में? या जैसे आप लोग का अभी यूएस का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप लोग जैसे बता रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन, शी इज आल्सो फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक हाई लेवल कमेटी जो है वो अ, अ, बनाई, सेटअप की, ताकि हम लोग जो है अच्छे रिलेशंस बना सकें जो भी इंडिया का डायस्पोरा है, जो बाहर है। आई बात समझ में? इससे फायदा ये होगा कि अगर इन लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा या इंडिया आना जाना होगा तो हम लोग इनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और वापस इससे भी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। और इसी सिंघवी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 2002 में सबमिट की और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है ये बताया कि हमें जो है वी शुड ग्रांट ड्यूअल सिटीजनशिप टू सच पीपल्स। आई बात समझ में? हमें इन ऐसे लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। बट क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यूअल सिटीजनशिप लागू नहीं करता है, तो हम लोगों ने 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने जो भी ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा था उन लोगों के लिए एक नई स्कीम निकाली, दैट वाज कॉल्ड ओसीआई, है ना, विच स्टैंड फॉर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? और इसके साथ साथ में दो एक और चीज हमारा साथ साथ था, पीआईओ, विच स्टैंड्स फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो दो स्कीमें थी, ये पहले ओसीआई जो स्कीम थी इट वाज फॉर 15 कंट्रीज, इसमें हम लोगों ने 15 कंट्रीज में रहने वाले लोगों के लिए इस स्कीम को चलाया था, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एज अ स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कौन सी दो कंट्रीज के लोग जो हैं वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकते, तो दे आर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आई बात समझ में? ओके, सो 15 कंट्रीज थी, बाद में हमने जो 2003 में मैंने बोला इनिशियली 15 कंट्रीज, और फिर 2005 में जब हमने अमेंडमेंट किया तो फिर हम लोगों ने ऑल कंट्रीज के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो कार्ड था वो देना स्टार्ट कर दिया, या यूंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और साथ साथ में एक हमारी और स्कीम चलती थी, दैट वाज पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ये दोनों जो स्कीम्स थी ये साथ साथ चल रही थी, और जो ये ओवरसीज सिटीजन्स थे दे वर कंफ्यूज्ड कि उन्हें ओसीआई मतलब में रजिस्टर करना ही चाहिए या पीआईओ में रजिस्टर करना चाहिए। और इसी चीज को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर ऑन इन 2015 दोनों को मर्ज कर दिया, और दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक ही बनाया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम। आई बात समझ में? कि जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं दे कैन रजिस्टर themselves as overseas citizenship of India कार्ड। आई बात समझ में? उन्हें कार्ड दिया जाएगा जिसको हम लोग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाएगा, और उन्हें मतलब इंडियन सिटीजनशिप भी दी जाएगी और बाहर की सिटीजन, एक्चुअली नॉट सिटीजनशिप, उन्हें सिटीजनशिप जैसे इंडिया के सिटीजन नहीं है वो, बस उनके पास एक स्पेशल कार्ड है। ठीक है, और वो कार्ड जो है उन्हें कुछ एक जो है राइट्स इंडिया में प्रोवाइड करता है, और वो राइट्स क्या है, जैसे कि जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है दे आर एंटाइटल्ड टू मल्टी एंट्री। ठीक है, ये याद रखना, मल्टी एंट्री मल्टी पर्पस लाइफ लॉन्ग वीजास उन्हें मिलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद दे कैन लिव एंड वर्क इन इंडिया, वो इंडिया में रह सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट काम कर सकते हैं ओनली इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज। आई बात समझ में? जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री है वहां पे ही, या प्राइवेट सेक्टर जो है वहां पे ही काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं ले सकते हैं। मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी क्लियर बताई हुई है। आई बात समझ में? ठीक है, और वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट
वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो भी एजुकेशनल फील्ड है उन सारे फील्ड्स में वो लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपकी चीज़ है नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर बेसिकली इंडियन सिटीजन्स, वो इंडिया के लोग हैं बट दे आर नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया, ठीक है तो वो इंडियन सिटीजन्स बट दे आर रिजाइडिंग समवेयर आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया से बाहर जो है वो रिसाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि लगभग हमने जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उन्हें एनआरआई के साथ ही जो है वो सेम सेम ही लगभग दोनों को जो है वो राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। दे एंजॉय ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे एंजॉय पैरिटी विद एनआरआईज। अगर मैं बात करूं जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड्स में अगर उन्हें कभी भी जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, बट एक चीज याद रखना, दे कैन नॉट एक्वायर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। वो जो है वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जो है या एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दे कैन नॉट वोट, आपको ये बात भी मैंने क्लियर बताई है कि ये सिर्फ वोटिंग का जो राइट है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही है, और जो भी पब्लिक ऑफिस है कोई भी होल्ड करना वो भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का मतलब ये है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, तो ऐसी जो पोस्ट है दे आर ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर नॉट फॉर द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स एंड इवन नॉट फॉर महाराज। ओके सो ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो है इसको समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों को दे दूंगा एमसीक्यूज की एक वीडियो लाके, सच दैट आप लोगों को ये पूरा जो है चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।